पेट्रार्कन सोनेट भी कहलाती हैं। दूसरा, हमारे इंग्लिश में एक अलग ही फॉर्म को अडॉप्ट किया गया था सनेट। कुछ कवि थे, उन्होंने तो इस फॉर्म में भी लिखा था, कुछ कवि हैं जिन्होंने इस फॉर्म में लिखा है। तो ये जो दूसरी निकल के आई थी, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा दी गई। इस कारण से इसे शेक्सपियर सोनेट कहा जाता है। और कई सारे मोस्टली जो इंग्लिश पोइट हुए हैं, उन्होंने इस सोनेट फॉर्म को यानी कि शेक्सपियर की सनेट फॉर्म को एक्सेप्ट किया। इस कारण से इसे इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है क्या, क्योंकि दोनों में होती तो वही 40 लाइन्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है क्या। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो देखिएगा कि पेट्रार्कन सोनेट जो होती है उनमें 2 पार्ट होते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है आपका वो होता है ऑक्टेव, ये पार्ट जो होता है 8 लाइन्स का हो जाता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका सेस्टेट यानी वो 6 लाइन्स का। तो पहला जो 8 पंक्तियां होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं, दूसरी जो 6 पंक्तियां होती है वो सेस्टेट कहलाती हैं। ऑक्टेव की स्पेलिंग है OCTAVE, सेस्टेट की SESTET। ठीक है। अब ये जो 8 पंक्तियां होती हैं, ये जो 6 पंक्तियां होती हैं, इनमें एक फिक्स राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम किसी भी एक कविता का अंत जहाँ होता है पहली पंक्ति का, तो उस अंत में पहली पंक्ति के अंत में जो साउंड निकल के आता है उसे हम सिंबल दे देते हैं ए, एक संकेत दे देते हैं ए। फिर हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं, उसमें यदि साउंड डिफरेंट है, ए से बिल्कुल भिन्न है, तब हम उसे दे देंगे साइन एक बी। फिर हम अगली पंक्ति को देखते हैं, अगर उसमें अब उसमें क्या होता है, या तो दूसरी पंक्ति जैसा साउंड नजर आएगा या फिर पहली पंक्ति जैसा। तो हम अगर दूसरी जैसा नजर आ रहा है तो उसे हम दे देंगे बी, या फिर यदि पहले जैसा नजर आ रहा है तो हम उसे दे देंगे ए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, राइम स्कीम को डिसाइड करते हैं। और राइम स्कीम जो होती है वो एक वैल्यूबल होती है, क्योंकि कविता में एक साउंड का इफेक्ट जो क्रिएट होता है, एक म्यूजिकल इफेक्ट जो निकल के आता है, वो इसी राइम स्कीम के कारण से निकल के आता है। आगे बात करते हैं हम यहाँ कि जो पेट्रार्क थे, पेट्रार्क कवि जो थे, उन्होंने जो इटालियन फॉर्म को जो क्रिएट किया था, उसमें पहली 8 पंक्तियों को लिया था ऑक्टेव के रूप में, यानी कि 8 लाइन्स ऑक्टेव कहलाई। अब इनमें राइम स्कीम क्या थी? पहली लाइन थी ए, दूसरी लाइन का जो साइन था बी, तीसरी बी वाला साउंड जैसा ही था तो बी, चौथा में पहले वाली लाइन जैसा ही साउंड था तो ए। इसी प्रकार से ये तो 4 पंक्तियां हो गई। अगली 4 पंक्तियों का जो स्कीम थी, राइम स्कीम, वो भी ऐसी ही थी, ए ए बी 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 ए ए। देखो मैं 2 लाइन लिख के दिखा देता हूं यहाँ। यहाँ है आपका शेयर आई कंपेयर दी टू अ समर डे, thou art more lovely and more temperate। ये एक कविता है, एक पोएम है। पोएम का नाम है शैल आई कंपेयर दी, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। तो विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को क्रिएट किया था अपने फ्रेंड की ब्यूटी को इमोर्टल करने के लिए, उनके गुणों को इमोर्टल बनाने के लिए। और तब इस कविता की शुरुआत उन्होंने इस पंक्ति से की थी कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। आप कहोगे आर्ट सर, आर्ट क्या है इसमें? तो आर्ट जो है आपका, यहाँ जो ART लिखा हुआ है, ये जो आर्ट लिखा हुआ है, ये आर्ट आपका ARE है। ठीक है, आर जिसे हम बोलते हैं। तो दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब यहाँ देखिएगा, मैं बात कर रहा था आपसे राइम स्कीम की। तो पहली पंक्ति के लास्ट में हमें नजर आ रहा है डे, इसमें नजर आ रहा है ए का साउंड, यहाँ हमने साइन दे दिया ए। दूसरी पंक्ति के लास्ट में हमने देखा साउंड नजर आ रहा है हमें 8, टेम्परेट, लास्ट में आ रहा है 8। अब ये जो तार है ये ए से तो डिफर है ना, तो इस कारण से हमने दे दिया इसे बी। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, राइम स्कीम को डिनोट करते हैं किसी भी एक पोएम के अंतर्गत। तो इंग्लिश सोनेट की बात कर रहे थे, पहले हमने इसकी बातें की। अभी तो यहाँ ऑक्टेव हुआ, 8 लाइन्स का। सेस्टेट की बात करें, ये आपकी 6 लाइन्स होती हैं। 6 लाइन्स को सेस्टेट कहा जाता है। इनमें भी राइम स्कीम जो होती है वो फिक्स होती है। यहाँ इधर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, CD E, CD और E। ठीक है। तो हो गई 6, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो यहाँ फर्स्ट थर्ड लाइन
दैट इज सी डी ई, राइम स्कीम है ये। नेक्स्ट लाइन सी डी ई, ये भी आपकी क्या है, राइम स्कीम है। तो ये आपकी टोटल हो जाती है 6, और क्या कहलाएंगी आपकी सेस्टेड। ये आपकी 4 ए बी क्या हो जाती हैं 8 लाइन्स, और ये कहलाएंगी आपकी ऑक्टेव। तो इस तरह से ये आपका पेंटागन सोनेट या इटालियन सोनेट के बारे में था। अब हम दूसरी फॉर्म को लेते हैं, इंग्लिश सोनेट, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, जो कि शेक्सपियर ने क्रिएट की थी, इस कारण से इसको शेक्सपियर सोनेट भी कहा जाता है। अब यहाँ हम गौर करेंगे तो यहाँ आपके लिए देखिए फर्स्ट 4 लाइन, सेकंड 4 लाइन, नेक्स्ट 4 लाइन, चार लाइन दे रखी हैं। इनको इंग्लिश में बोला जाता है क्वार्टरेंस। 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको नाम दिया जाता है क्वार्टरेंस, और हिंदी में इसे बोला जाता है चतुष्पदी। हिंदी में इसे बोला जाता है चतुष्पदी। तो क्वार्टरेंस, कितने क्वार्टरेंस होंगे अब आप काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टरेंस, सेकंड क्वार्टरेंस और थर्ड क्वार्टरेंस। तो ये आपके क्वार्टरेंस हो गए। 3 क्वार्टरेंस होते हैं इंग्लिश सोनेट के अंदर, और इन 3 क्वार्टरेंस के साथ में फिर आपको यह नजर आता है एक कपलेट भी। ये जो 2 पंक्तियां होती हैं इसको नाम दिया जाता है COUPLET। दोबारा लिख के दे रहा हूँ, COUPLET, कपलेट। हिंदी में इसे बोला जाता है क्या, दोहा। तो एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ मैं इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियन सोनेट को। इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियन सोनेट, यानी कि शेक्सपियर ने इन सोनेट को क्रिएट किया था, इस कारण से इन्हें शेक्सपियन सोनेट बोला जाता है। यहाँ आपके 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं। 4 लाइन से होती हैं, उन्हें हिंदी में चतुष्पदी और इंग्लिश में क्वार्टेंस बोलते हैं। ये 3 स्टेंजा के बाद फिर 2 लाइन का एक स्टेंजा होता है, जिसे कि हम कपलेट बोलते हैं, या फिर दोहे का नाम जिसे दिया जाता है दोहा। अब इनमें भी आपकी क्या होंगे, राइम स्कीम होंगी। इनमें भी क्या होंगे, राइम स्कीम होंगी। तो इनकी राइम स्कीम देखिए, पहली 4 जो पंक्तियां हैं उनका क्या होगा, बोलिए ए बी। पहली 4 पंक्तियों का जो होगा आपका, जो राइम निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी ए बी। दूसरी जो निकल के आएगी, जो अगली 4 पंक्तियां हैं उनकी भी आपकी क्या होंगी, सी डी। पहली 4 पंक्तियां, पहली पंक्ति का साउंड लास्ट में ए निकल के आया, दूसरी का निकल के आया बी, तीसरी का निकल के फिर आया ए, चौथी का निकल के आया बी। हो गई 4। अब 5वीं लाइन की बात करें। अब 5वीं लाइन का लास्ट में साउंड निकल के आएगा सी, छठी का निकल के आएगा डी, 7वीं का निकल के आएगा सी, 8वीं का डी। ठीक है। अब अगली 4 पंक्तियां, फिर 9वीं लाइन, 8 होगी पूरी, 9वीं ई, 10वीं एफ, 11वीं ई, 12वीं एफ। फिर उसके बाद बचे 2 जी और जी। दोनों लाइनों का साउंड लगभग सिमिलर होता है, तो इसलिए उसे जी देते हैं। तो अब हमारा जो इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या निकल के आती है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश सोनेट थी, और सोनेट के बारे में था। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। सनेट जो होती हैं आपकी लिरिकल फॉर्म हो जाती है, ये लिटरेरी टर्म है। ये वो लिरिकल फॉर्म है जिनमें 14 पंक्तियों के अंतर्गत किसी कविता को पूर्ण किया जाता है। सनेट जो है उसकी ओरिजिन इटली से निकल के आई। पेट्रार्क नाम के कवि थे जिन्होंने इनकी उत्पत्ति की। और ये जो सनेट होती हैं 2 तरीके की हो जाती हैं, पेट्रार्कन सोनेट, दूसरा इंग्लिश सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट जो होती हैं उन्हें इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। इंग्लिश सोनेट जो होती है उन्हें शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। पेट्रार्कन सोनेट 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइड होती हैं। 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है ऑक्टेव, 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे सेस्टेट बोलते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट में 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं, इनको क्वार्टरेंस बोला जाता है, और 2 लाइन का जो लास्ट में कपलेट दिया होता है वह दोहा होता है। पेट्रार्कन सोनेट में जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी ए, यही रिपीट होगी, ए बी ए, और यहाँ आपका CDE और CDE। पेट्रार्कन सोनेट में ये होता है। कुछ इंग्लिश कवि जो हुए उन्होंने सेस्टेट की जो राइम स्कीम थी उसको चेंज कर दिया, और उन्होंने किया CDC और CDC। फिर इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ आपके क्वार्टेंस दे रखे हैं। यहाँ क्वार्टेंस में राइम स्कीम निकल के आई हमारी ए बी, सी डी, ई एफ, ये हो गई हमारी टोटल 12 पंक्तियाँ।
बाकी की दो वो जी जी। स्टेंजा जैसे मैंने लिखा हुआ है, स्टेंजा ये लाइन कंस्ट्रक्शन होता है, वर्ड्स की फॉर्म में होता है और इसमें राइम स्कीम होती है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेंजा हो गया। तो यहाँ सनेट जो है वो आपका एक और एट्रीटम था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ अगर आप चाहें तो मैं सनेट के कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ पहले है ना। जैसे कि हम बात करें जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपके सिलेबस में इनकी पोइट्री है वो भी सनेट है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इन्होंने जो सोनेट लिखी है ये इटालियन सोनेट के रूप में लिखी है। इन्होंने पेट्रार्क ने जो फॉर्म क्रिएट की थी उसके फॉर्म को लेकर के इन्होंने इस सोनेट को क्रिएट किया है, लेकिन इन्होंने जो राइम स्कीम थी उसको चेंज कर दिया। लास्ट में हमने देखा था जो सी डी ई जो आ रहे थे, सी डी इन्होंने उसको सी डी सी कर दिया था, ठीक है। तो वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगला ऑन his 23rd बर्थडे, ये भी एक आपकी सनेट है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। शेक्सपियर जो है, तो इंग्लिश सोनेट पर हम शेक्सपियर सोनेट इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने फुल टोटल कंप्लीट 154 सोनेट्स को लिखा है। इन्होंने लिखा है टोटल 154 जो सोनेट है उनको लिखा है, और इनमें से कई सोनेट्स तो 132 सोनेट्स ऐसी हैं जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड को डेडिकेट करते हुए लिखा है। एक फ्रेंड का नाम WS उन्होंने लिया है यहाँ, और एक डार्क लेडी है कोई, यानी कि हिडन उसका नाम नहीं दे रखा, डार्क लेडी को इन्होंने संबोधित करते हुए सोनेट्स लिखी हैं। तो शेक्सपियरियन सोनेट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने 154 सोनेट्स को लिखा है कुल मिलाकर के। तो शेक्सपियरियन सोनेट की जैसे कि बात करें हम, अब 154 सोनेट्स हैं, एक जैसे कि शैल आई कंपेयर दिया आपका हो गया, ठीक है। नो मार्वस नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ये भी आपकी शेक्सपियर की सोनेट है। तो ऐसे सोनेट के बहुत सारे उदाहरण आपको नजर आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरी आपकी लिटरेचर की, वो है आपकी ओड। वो ओड ये भी आपकी लिटरेचर में, और ये ओड जो है ये आपकी फिर से क्या हो जाती है, पहली हमारी लिरिकल फॉर्म की, इसको हम नाम देंगे लॉन्ग लिरिक फॉर्म। अब लॉन्ग से पहली वाली जो हमने सनेट देखी वो थी आपकी 14 पंक्तियों की हो गई, ये आपकी क्या हो जाती है, एक लॉन्ग लिरिक फॉर्म हो जाती है, एक आपकी लंबी एक कविता के रूप में हम इसे ले सकते हैं। अब कल जैसे कि हमने बात किया था एपिक में कि एक नरेटिव पोइट्री होती है एपिक, एक हेरोइक पोइट्री होती है। फिर हमने देखा था उसका सब्जेक्ट मैटर कैसा था, सीरियस सब्जेक्ट। तो इसमें भी सब्जेक्ट मैटर आपका कैसा है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर। उसमें हमने देखा था स्टाइल कैसी है, एलिवेटेड। तो इसमें भी आपकी क्या हो गई, एलिवेटेड स्टाइल हो गई, ठीक है। कल जैसे कि हमने देखा था नरेटिव पोइट्री थी और आपका हीरोइक पोइट्री थी, फिर उसके बाद हमने देखा सीरियस सब्जेक्ट मैटर था, एलिवेटेड स्टाइल थी। तो सेम यहाँ ओड में भी क्या है आपकी लॉन्ग लिरिक फॉर्म हो जाती है और सीरियस सब्जेक्ट मैटर आपका इसका हो ही जाता है। स्टाइल जो होती है वो काफ़ी इलाबोरेटेड होती है, एलिवेटेड स्टाइल या इलाबोरेटेड भी हम इसे कह सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम स्टेंजा के स्ट्रक्चर की। तो इसका जो स्टेंजा का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैज़लिंग, और या फिर दूसरा नाम बोल ले लूँ साथ में, या फिर कहें इलाबोरेटेड स्टेंजाइक फॉर्म, डैज़लिंग इलाबोरेटेड स्टेंजाइक फॉर्म। तो इस तरह से ये ओड जो है आपकी वो एक लॉन्ग लिरिक फॉर्म होगी। एग्जाम्पल लिया मैंने ओड टू स्काईलार्क, ठीक है। लॉन्ग पोएम हो जाती है। देखिए आप कहोगे सर एपिक जो थी वो क्या है, फिर एपिक में क्या था, नरेशन था, यानी नरेटिव थी और हेरोइक थी। बाकी की चीजें तो सेम है, लेकिन नरेटिव और हेरोइक ये नहीं होती।
ठीक है। एपिक जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं। ओड इतनी लंबी नहीं होती, इन्हें खाली हम लॉन्ग लिरिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी लंबी ये नहीं होती। अब ओटो स्काइलार्क की बात कर रहा था, तो ये भी एक लॉन्ग लिरिक फॉर्म हो गई, और साथ में इसमें सीरियस सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्काइलार्क। अब आप कहेंगे कि सर स्काईलार्क जो है वो सीरियस सब्जेक्ट मैटर किस तरह से हो सकता है, यहाँ तो किसी वर्ड को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन आप पोइट की अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो स्काईलार्क जब ऊपर आसमान में जाता है किसी गीत को गाते हुए, तो पोइट उस समय तो उसके गीत को सुन पाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ऊंचाइयों पर जाता है तो धीरे धीरे जो उसका सॉन्ग है, उसकी जो आवाज़ है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है, वो धीरे धीरे हिडन होने लगती है। तो कभी जो है उस स्काईलार्क के सॉन्ग को याद करता है कि कितना मधुर उसने उस गीत को गाया था। तो यहाँ जो स्टाइल उसने वो यूज लेता है वो काफ़ी एलिवेटेड स्टाइल यूज लेता है इस सीरियस सब्जेक्ट मैटर के साथ में। और जो स्टैंजा फॉर्म है वो स्टैंजा फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा एलाबोरेटेड या डेसनी, यानी कि अच्छा एकदम से आश्चर्यचकित कर देने वाली जो फॉर्म है वो निकल के आती हैं। अब बात करूँगा एक और की मैं O2 वेस्टमैन। O2 वेस्टमैन फिर से लॉन्ग लिरिक फॉर्म हो गई आपकी ये, ठीक है। अब यहाँ आपका सीरियस सब्जेक्ट मैटर फिर से नजर आ रहा है, कहाँ है ये रहा। आप कहोगे कि सर वेस्टमैन, वेस्टमैन तो पछुआ पवने हो गई, वेस्टमैन पछुआ पवने हो गई। तो ये आपका एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर कैसे हो गया, तो यहाँ उन्होंने वेस्टमैन को डिस्क्राइब किया है, उन्होंने इसे डेस्ट्रक्टिव बताया है, डेस्ट्रक्टिव, और दूसरा उन्होंने इसी वेस्टमैन को बताया प्रिजर्व करने वाली, प्रिजर्व करने वाली। अब देखिए डेस्ट्रक्टिव कैसे होगी, विनाशकारी। जब ये पछुआ पवनें आती हैं तो सर्दियों का समय अपने साथ ओले हुए या फिर कहें कोहरा हुआ या फिर जैसे कि फॉग बोला जाता है या फिर पाला हुआ, तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो होती हैं वेस्टविंड के साथ होती हैं, तो फसलों के लिए और अन्य लोगों के लिए डेस्ट्रक्टिव हो गई, यानी कि पौधे हुए फूल पत्ती वगैरह उन सब के लिए। प्रिजर्व कैसे करती है ये कि वेस्टविंड, जब वेस्टविंड होती है तो ये क्या करती है, फिर जो बीज होते हैं जो बोए जाते हैं, जो फसल की बुवाई होती है सर्दियों के समय, उनके लिए इतनी इफेक्टिव होती है कि वो फसल जो है काफ़ी फ्लरिश होती है, तो इस कारण से आपकी प्रिजर्व हो जाती है। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है और एलिवेटेड स्टाइल हो जाती है, और इलाबोरेटेड इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा ओड हुआ। तो हम ओड की डेफिनेशन कहेंगे, यदि डेफिनेशन लिखने बैठे तो क्या कहेंगे, इट इज आ, क्या है पहले पहले, लॉन्ग लिरिक अफॉर्म, ठीक है, फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम यहाँ डेफिनेशन में, तो सबसे पहले ये क्या होगी, एक लॉन्ग लिरिक फॉर्म हो गई। दूसरा, इट इज सीरियस इन इट्स सब्जेक्ट ऑफ मैटर, ये अपने सब्जेक्ट मैटर में क्या हो जाती है, सीरियस हो जाती है, फुल स्टॉप। It is, it has elevated style and elaborated stanzaic form, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए यहाँ कुछ तो मैंने ले लिए थे आपके लिए, यहाँ हम वर्ड्सवर्थ जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने ओड को लिखा था। वर्ड्सवर्थ जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने जिस ओड को लिखा था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, और वो ओड जो है आपकी आज के समय में भी काफ़ी पढ़ी जाती है, और वो है इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ओड वो है इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो ये ओड जो है वो काफ़ी पॉपुलर है आपकी। तो ओड आपकी क्या होगी, मैं डेफिनेशन तो फिर से एक बार ले रहा हूँ कि ओड ये एक लॉन्ग लिरिक फॉर्म हो गई, यानी कि लंबी कविता की एक फॉर्म है ये, और ये आपकी सीरियस अपने सब्जेक्ट मैटर में होती है, और ये क्या है, स्टाइल इसकी काफ़ी एलिवेटेड होती है, डेजलिंग और एलाबोरेटेड इसका स्टैंजाइक फॉर्म होता है। डेफिनेशन भी हमने इसी तरह से बना ली थी, इसी जो हमने यहाँ
डिस्क्राइब किया था उसी के हिसाब से कि इट इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोएम, कि ये एक लंबी लिरिक फॉर्म हो जाती है। इट इज़ सीरियस इन इट सब्जेक्ट मैटर, अपने सब्जेक्ट मैटर में ये काफ़ी सीरियस होती है। इट हैज़ एलिवेटेड स्टाइल, इसमें एक शानदार शैली का प्रयोग होता है। एंड एलाबोरेटेड स्टेंजाइक फॉर्म, और साथ में ये इसकी स्टेंजाइक फॉर्म जो होती है वो भी काफ़ी एलाबोरेटेड होती है। तो ये आपकी आज हमने बात की है सनेट को लेकर के, ओड को लेकर के। लिटरेरी टर्म्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच में अभी हमारे जो चल रहे हैं वो आपके लिटरेरी टर्म्स हैं। अब तक जो हम बात कर चुके हैं वो बात हम काय काय की कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने ली थी एलिजी, उसके बाद हमने क्या लिया एपिक, उसके बाद हमने क्या लिया है सनेट, इसके बाद हमने क्या लिया है ओड, और अब हमारा नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है आपका लिरिक। और लिरिक को बोला जाता है गीत, या फिर इसे हम शुद्ध हिंदी में क्या बोल देते हैं, ये पद, यानी कि गाए जाने वाले पद। तो लिरिक जो है इसकी बात अब हम करेंगे कल। तब तक आप इन सारे जो लिटरेरी टर्म्स आपको बताई गई हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क आल्सो एनी टाइम। टिल देन जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, गुड बाय।